बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता है ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल-हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शौहराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीके हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं और उन पर मजायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्जामात वही है पुराने वाले। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी,
और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो सुबह हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर। उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पे डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं। तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला। और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी। हालात वहां पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल यह है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाजत के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाजत के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफत की है और सहाफी जो है वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इकदार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक होता है, और जो जमहूरी सियासी निजाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीजें होती हैं। इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत, और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके। एस्टेब्लिशमेंट ताकत के बलबूते पे इक्तदार पे कब्जा किए हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस जैसी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन व अमान, पाकिस्तान के इदारों की सूरत हाल, इसने जो मौजूदा सियासी सेटअप है जिन्हें लाकर इक्तदार में बैठाया गया है उनसे एतमाद छीन लिया है, और वो किसी भी बात को एतमाद के साथ कर नहीं सकते। आप स्टेटमेंट सुने ना, कोई कहता है कि जनाब जो पेट्रोल महंगा हो रहा है इससे तो फ़र्क पड़ता है अमीर तबके को, इससे तो फ़र्क पड़ता है एलीट क्लास को। ऐसे ऐसे नमूने इन्होंने वजीर बनाए, और फिर उसके बाद कंटेंट भी कोई नहीं है ना, नज़रिया ही कोई नहीं है। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो इनके वजीर जाके इनको डिफेंड करें। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में जो तबाही फेरी है पाकिस्तान में, और जरदारी साहब ने इसमें सहूलतकारी की है, फजलुर रहमान ने सहूलतकारी की है, ANP और MQM ने भी इसमें सहूलतकारी की है। इन PDM की जमातों ने पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के साथ कर दिया, अब वहाँ से वापसी का तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, और सियासी इस्तेहकाम आने के बाद वो लंबे अरसे तक नहीं रहता, तब तक पाकिस्तान इन मसाइल से नहीं निकल पाएगा। यानी यहाँ देखें ना, कोई ये कह रहा है कि जंग की वजह से महंगाई है, हालांकि आज भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम है, लेकिन इमरान खान साहब बेच रहे थे 145 रुपए का डीजल, 150 रुपए का पेट्रोल, और आज उसकी कीमत 410 रुपए के आसपास है। हालांकि आलमी मंडी में कीमत कम है, यानी ये सस्ता पेट्रोल खरीद के महंगा बेच रहे हैं। इमरान खान ने एक दौर के अंदर सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, उन्होंने पेट्रोलियम लेवी सिफर भी कर दी थी, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने पेट्रोलियम लेवी ही 100 रुपये से ज़ायद की हुई है, और अभी लगातार ये बढ़ाते चले जाएंगे। कोई इनमें कहता है कि जनाब रिकॉर्ड पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुआशी कामयाबियों के हम झंडे गाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ को सुने, एहसन इकबाल को सुने, फील्ड मार्शल को सुने, तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से आगे कोई और मुल्क पूरे खित्ते में जा ही नहीं रहा।
लेकिन आप इकोनॉमी में देखें पाकिस्तान सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। आप कर्जे लेने की रफ्तार देखें पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में सबसे कम आ रही है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बेरोजगारी की शरह हो या गुर्बत की शरह हो, पाकिस्तान में लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा है और हमने जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं। तो इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो हम तो एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फील्ड मार्शल और उनकी टीम बार बार ये कहती है उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। अब उनकी वाहिद कामयाबी ये है कि उन्होंने कैदी नंबर 804 को लंबे अरसे से जेल में रखा हुआ है और अवाम अपने हर दिल अजीज लीडर को छुड़वाने में अभी तक नाकाम रही है। लेकिन ये ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, एक ना एक दिन इन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा और अगर इमरान खान ने अपना नुक्ता नजर ना छोड़ा तो फिर इनकी तबाही आएगी या इनके हाथ से कम ये वाला खेल हमेशा के लिए निकल जाएगा। और निकल जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान में जब चाहें किसी की हुकूमत बना दें, जब चाहें किसी की हुकूमत गिरा दें। तो लगभग ये सारे जो है वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। इमरान खान साहब ने तो चंद लोगों के बारे में, एक आधे के बारे में कहा था, लेकिन यहां ऐसा नजर आता है कि ज़हनी मरीजों का लंडा बाजार लग गया है। एक एक का स्टेटमेंट निकाल के सुने, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये किस तरह के लोगों के हवाले निज़ाम कर दिया गया है। देखा जिस तरह के हालात है ना, जैसा सियासी अदम इस्तेहकाम है, जितनी उन बेचारों ने कोशिश की और अवाम ने उनकी बात ही नहीं सुनी, ऐसी सूरत में कोई भी नॉर्मल आदमी होता पागल हो जाता। तो वो ठीक हो रहा है उनके साथ जो भी हो रहा है। और ये सब नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से नून लीग ने अपनी कब्र खोद ली है, यानी उनकी सियासी कब्र खुदी हुई है और नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से वो सारे भुगत रहे हैं। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज में, टेस्ट में वाइट वॉश कर देता है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर कभी क्रिकेट खेलता था तो उसमें यह कहा जाता था कि पाकिस्तान तो बारियां लगाने के लिए जा रहा है, यानी पाकिस्तान तो प्रैक्टिस के लिए मैचेस खेल रहा है और अपने अहम खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाता था कि जनाब ये हमारे बेहतर प्लेयर, इनको जरा ड्रॉप कर देते हैं और हम वहां पे रखेंगे उन प्लेयर्स को जो बस ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस करवानी है। मेन प्लेयर्स बांग्लादेश के खिलाफ खेलते नहीं थे, ऐसा वक्त था। लेकिन अब बांग्लादेश ने सिर्फ इनको टेस्ट सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश नहीं किया, सारे मैच नहीं हराए, बल्कि टेस्ट सीरीज के अंदर इनका तवा भी लगाया। वो आवाजें कसते रहे इनको उस तरह जिस तरह एक दौर में ऑस्ट्रेलिया मुखालिफ कमजोर क्रिकेट टीमों को आवाजें कसती थी, इस तरह ये आवाजें कसते रहे। तो बांग्लादेश ने तुर बनाया इन्हें और इनको इस तरह से शिकस्त दी है कि मैं हैरान हो गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह तो हो गई है, दफन करने की जरूरत है। मोहसिन नकवी ने जो तबाही फेरी है, चाहे वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो जहां जहां मोहसिन नकवी को मौका मिला, मोहसिन नकवी ने तबाही फेरी। जिस चीज में मोहसिन नकवी ने हाथ डाला वो चीज बर्बाद हो गई। वजारत दाखिला में हाथ डाला, पाकिस्तानी दाखिली हालात आपके सामने, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब है, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियां एक नॉर्मल सिचुएशन बन गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तारीखी नौयत के बड़े बड़े वाकयात भी हुए हैं। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला तो पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट में बैंड बज गई, बेड़ा ही गर्क कर दिया। बांग्लादेश जैसी टीम बार बार पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करती है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नादरीन, सुहेल अफरीदी ने मंगल के दिन का कहा था, उसने निकलकर एहतजाज करने की कोशिश की, रुकावटें आई, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगले मंगल को वो दोबारा आएंगे और पहले से कुछ ज्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे, हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे। इससे क्या एक मोमेंटम बनेगा? देखिए, मोमेंटम बनेगा गली मोहल्ले के अंदर। सुहेल अफरीदी को अपने लोगों के साथ एक बड़ी टीम बना के पूरे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी का बार बार इस्लामाबाद आना जरूरी नहीं है। वो अगर सही तरीके से चलते तो अब तक वो इस काबिल हो जाते कि वो पाकिस्तान को बंद करने की सलाहियत पा लेते। देखें, ये जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ेगी ना, वो पूरे पाकिस्तान में पड़ेगी। जब आप इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं तो आप अगर 50-60 हज़ार बंदा भी ले जाएं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 2-3 लाख बंदा, 5 लाख बंदा आप इस्लामाबाद की तरफ लेकर चल पड़े, फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फर्क पड़ता है। इससे कम बंदों पे उनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के एहतजाज शुरू करवा दें, पाकिस्तान भर के अंदर आप जिसको वो कहते थे हम पाकिस्तान बंद कर देंगे, अगर वो हिकमत अमली करते तो उससे बहुत फर्क पड़ता। दुनिया में इस किस्म के एहतजाज हुए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो इस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, नो किंग मूवमेंट के अंदर। वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है उनके लिए भी, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। अचकजई की डेडलाइन जो है वो भी अब खत्म हो गई है। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। देखते हैं कि महमूद खान अचकजई अब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो अब इंतजार है कि अचकजई साहब अपनी किस किस्म की हिकमत अमली का ऐलान करते हैं और पार्लियामान में, पार्लियामान के बाहर हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम देते हैं। नादरीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल भी जाएंगे या कोई और इंपॉर्टेंट आदमी भी जा सकता है।
और ये ईरान में जाके कोशिश करेंगे कि ईरान को अमरीकी शराइत के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम अमरीकी शराइत को ईरान के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईरानी शराइत को अमेरिका के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो डांट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेइज्जती करेगा। लिहाजा हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपनी औकात का पता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ये जंग जीत चुका है। अगर उससे कुछ अच्छी डील मिलती है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखानी भी पड़ती है, तो वो इस खित्ते के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपना मफाद निकाल ले। देखिए, वो कुछ चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा ईरान। अब उनका तारीख भी ऐसी है, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ईरानी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो कुछ चीज़ों पे तो वो नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जहां वो कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं, वो दिखा के अगर इस मामले को ख़त्म करते हैं तो ये पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, अगर हल्की फुल्की फेस सेविंग उसे मिल जाए तो शायद उसकी भी जान छूट जाएगी। अब ये एक इतला आई है, और ये इतला आई है, एक्शियस न्यूज़ है, और एक CNN के रिपोर्टर हैं और चैनल 12 के भी वो रिपोर्टर हैं। नाम है इनका बराक रेविड। इन्होंने एक दावा किया है। बराक रेविड का कहना है कि मंगल को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉल हुई थी, और इसने दावा किया, इस रिपोर्टर ने, बड़ा सीनियर रिपोर्टर है, कि इस कॉल में कशीदगी हुई दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान को कुछ मजीद लचक अगर वो दिखाता है तो एक डील ईरान के साथ की जा सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है उसमें लचक पे जाने की जो है वो गुंजाइश थी। लेकिन नेतन्याहू दोबारा से फौजी कार्रवाई का हामी है। अब यहाँ पे हाल ही में एक बात आप और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब और UAE के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं, और UAE की जानिब से बताया गया कि ड्रोन ईरान से नहीं, इराक से आए थे। और एक खबर और आप इसके साथ मिलाकर देख लें कि इराक में इसराइली खुफिया फौजी अड्डों की मौजूदगी की इतला भी मिली है। तो नेतन्याहू अगर जंग शुरू करना चाहता है तो इस किस्म का कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग उसे करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस रीजन में किसी वक्त भी कोई चिंगारी भड़क सकती है, कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है और सूरत हाल खराबी की तरफ जा सकती है। बहरहाल अमेरिका ने एक ईरान को तजावीज़ का मुसवदा एक और भिजवाया। जो ईरान ने भेजा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा से अमेरिका ने तजावीज़ भिजवाई हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी वो तजावीज़ लेकर गए हैं ईरानियों के पास। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान इन तजावीज़ के सारी नहीं मानता तो मैक्सिमम चीज़ें मान ले, ताकि एक मुआहदा ऐसा हो जाए जिसके बाद मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीज़ों की जो तरसील है वो इस रीजन के अंदर खुल जाए। पाकिस्तान को उसका ये फ़ायदा होगा कि रीजन में अमन आ जाएगा, पाकिस्तान की थोड़ी सी गुड्डी चढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आसिम मुनीर साहब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे। वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आता है अवाम की मर्जी मान लेने से, और वो अवाम की मर्जी मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की मर्जी मानना सूट करता है। बहरहाल ईरान की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके बकौल वो जायज़ा ले रहे हैं इन तजावीज़ का, और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जबकि अमेरिका की जानिब से अभी मीडिया खामोश है। जब ईरान का जवाब जाएगा तो फिर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करेगा कि एक्चुअली ईरान ने किस किस्म का जवाब दिया है। वैसे ईरानी मीडिया पहले ही खुद बता देता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ऐसा लगता है कि वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से बहुत मुतासिर हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ये काम ज़रा चेक करें आप, यहाँ पे मेरे पास खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने अहले खाना और कारोबार को, यानी अपने और अपने अहले खाना का जो कारोबार, उसको टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से इस्तिस्ना दिलवा दिया है। यानी समझें आप, यानी जो टैक्स ऑडिट होगा ना इनके ख़ानदान का, इनकी फैमिली का, डोनाल्ड ट्रंप का, उससे उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना करवा लिया, अपनी फैमिली को भी डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस्तिस्ना अब सबको चाहिए। जितने लोगों ने कुछ ना कुछ दाल में काला होता है ना, वहाँ पे वो इस्तिस्ना मांग लेते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके अहले खाना और उनके कारोबार को टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से हमेशा के लिए इस्तिस्ना मिल गया है। महकमा इंसाफ के एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज में अमरीकी हुकाम को ट्रंप, उनके ख़ानदान वालों और उनके कारोबार के खिलाफ टैक्स दावों पर हमेशा के लिए कार्रवाई या कानूनी पैरवी से रोक दिया गया है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाइडन ने भी की थी, अपने बेटे के लिए भी की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने रिवर्स कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को अगर दोबारा हुकूमत नहीं मिलती, या फ़र्ज़ करें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ जाती है, इम्पीचमेंट हो जाती है इनकी, और ये इम्पीच हो जाते हैं, इनका मुआवजा हो जाता है बतौर सदर, और एक नया सदर आता है अमेरिका में, तो वो भी इस इस्तिस्ना को मुमकिन तौर पे ख़त्म कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार का और अरूज का सूरज वो गरूब हो सकता है
अगर डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में ना रहा तो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान लंबे हैं, वो तो ये कहता है कि वो आइन में एक तरमीम करेगा और उसके बाद वो लंबे अरसे तक अमरीकी सदर रहेगा। एक और भी उसने अपनी ख्वाहिश बताई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस वक्त इसराइल में 99% मकबूल हूं, वहां वजीर आजम के लिए मैं अगर चाहूं तो इलेक्शन लड़ सकता हूं, तो इसलिए शायद मैं अपना ये दौर पूरा करने के बाद इसराइल जाऊं और वहां से वजीर आजम के लिए इलेक्शन लड़ूं। कैसी अजीब बात है कि अमरीकी सदर रहने वाला शख्स 2 मरतबा वो जाएगा और जाकर इसराइल में एक छोटे से मुल्क में वजीर आजम बनने की कोशिश करेगा। ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश हो सकती है, उसके दिल से कोई बात निकली, उसने पब्लिक कर दी, लेकिन एक बात आप समझें कि इसराइल कितना इंपॉर्टेंट है ये इसका आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को है, और वहां कितनी ताकत है इसका आइडिया भी डोनाल्ड ट्रंप को है। और अमेरिकन तो अब खुलकर कहते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को और अमेरिकन फौज को इस्तेमाल किया और इसराइली मफाद के लिए अमेरिका अपनी फौज को मैदान में लेकर आया और इसराइल कठपुतली की तरह अमेरिका में मौजूद लोगों से अपने फैसले